हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे पॉडकास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसका एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद, मांग व आपूर्ति के क्या नियम होते हैं तथा किस तरीके की वस्तुएं मार्केट में होती हैं, जैसे सार्वजनिक, निजी एवं मेरिट वस्तुएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम समझते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ना तथा मुद्रा का मूल्य अगर कम होता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। कुछ मात्रा में तो मुद्रास्फीति अच्छी है क्योंकि इसमें उत्पादकों को लाभ होता है, जिससे निवेश बढ़ता है तथा बेरोजगारी की कमी होती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध पाया जाता है, जिसको हम फिलिप्स वक्र के द्वारा पता कर सकते हैं। यह संबंध एक निश्चित सीमा तक ही सत्य है। मुद्रास्फीति की गणना प्रति माह की जाती है, परंतु इसकी तुलना पिछले वर्ष की कीमतों से की जाती है। आइए आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में। पहला है लक्षित मुद्रास्फीति। प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक कार्यों के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसे लक्षित मुद्रास्फीति कहा जाता है। विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना होता है, इसलिए वे मुद्रास्फीति का लक्ष्य अधिक रखते हैं। जैसे भारत में यह लक्ष्य 4% प्लस या माइनस 2% होता है। विकसित देश मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य कम रखा जाता है, 1 या 2% के बीच में। लक्षित मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल होती है, इसे ग्रोथफ्लेशन भी हम कह सकते हैं। दूसरा, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है, यह मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए सकारात्मक है, किंतु विकासशील देशों के लिए हम इसे नकारात्मक कह सकते हैं। इसमें मुद्रास्फीति 3% से कम होती है। तीसरा, चलती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 6% के बीच होती है, यह मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए सकारात्मक है, परंतु विकसित देशों के लिए नकारात्मक है। आइए आगे बात करते हैं चौथे प्रकार की, जिसे हम बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 6 से 10% के बीच होती है, यह मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए चिंताजनक है। इसे नियंत्रित करने के लिए सामान्य उपाय अपनाए जाते हैं। पांचवी मुद्रास्फीति का प्रकार है गैलोपिंग मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक हो, इसे नियंत्रित करने के लिए असाधारण उपायों को अपनाया जाता है। छठा, हाइपर मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 50% से अधिक हो जाती है, यह मुद्रास्फीति का सबसे खतरनाक स्वरूप है। इसमें मुद्रा का मूल्य नगण्य हो जाता है, मुद्रा व्यवस्था लगभग समाप्त हो जाती है। जैसे हम बात करें वेनेजुएला की मुद्रास्फीति, वो इसी तरीके की मुद्रास्फीति है। आगे बात करते हैं, अगले मुद्रास्फीति का प्रकार है अवस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, तब मुद्रास्फीति की दर कम होने लगती है और इस अवस्था को अवस्फीति कहा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर तो कम हो जाती है, परंतु वस्तु और सेवाओं की कीमतें अभी भी अधिक होती है। अगला है अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है, अर्थात वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटने लगती हैं, यह अवस्था अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें निवेश कम होने लगता है तथा बेरोजगारी बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी प्रवेश कर जाती है और यदि मंदी कुछ समय तक बनी रहे तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चली जाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें, सन 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीडीपी में कमी देखी जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा मांग में कमी, फिर भी मुद्रास्फीति अधिक होती है। इस परिस्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसके अंदर जीडीपी जब नीचे जाती है तो बेरोजगारी ऊपर बढ़ जाती है। इसमें डिमांड में भी कमी आती है, लेकिन मुद्रास्फीति ऊपर ही रहती है। यह स्थिति केंद्रीय बैंक के लिए दुविधा की है, क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तब उत्पादन
और अधिक कम होगा तथा जीडीपी में कमी आएगी, और यदि ब्याज दरों को कम किया जाता है तब मांग और अधिक बढ़ेगी तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार से सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। अगला है लागत जनित मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं की उत्पादन की लागत तथा आपूर्ति की लागत की वृद्धि के कारण होती है। लागत में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है, जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाए या किराए में वृद्धि हो जाए, मजदूरों की दरों में वृद्धि हो जाए, ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाए, उद्यमी के द्वारा अपने लाभ को बढ़ाना हो जाए, परिवहन की लागतों में वृद्धि हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाए, सरकारी सब्सिडी में कमी हो जाए या मुद्रास्फीति के कारण लागत बढ़ जाए। अगला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण होती है। मांग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है: नई मुद्रा का सृजन हो जाए, ब्याज की दरों में कमी आ जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, आय के स्तर में वृद्धि हो जाए, बाजार में काला धन आ जाए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाए या प्रत्यक्ष करों में कमी हो जाए। अगला है कोर मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति का वह भाग है जो कि केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होता है। कोर मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति में के अन्य कारक को घटाने पर होता है। अन्य कारकों में जैसे आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची तेल की कीमतें या परिवहन में बाधाएं या खोने वाले कृषि को नुकसान। आगे बात करते हैं हम स्क्यू इन्फ्लेशन की। जब कुछ विशेष उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो तथा अन्य उत्पादों की कीमतें सामान्य या स्थिर रहें, तब ऐसी मुद्रास्फीति को स्क्यू मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे प्रोटीन इन्फ्लेशन यानी प्रोटीन उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि, या धातु मुद्रास्फीति धातु की कीमतों में वृद्धि। आगे बात करते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन की। जब वस्तुओं की कीमतें तो स्थिर रहें परंतु उनकी मात्रा में कमी कर दी जाए तो उसे हम श्रिंक इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति आपूर्ति में कमी होने के कारण होती है। मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोणों से की जाती है। सबसे पहला है थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से, जिसे हम थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के नाम से जानते हैं। दूसरा है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं WPI और CPI के बीच में कुछ भेदों के बारे में, कुछ असमानताओं के बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा WPI को जारी किया जाता है, जबकि CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। WPI के द्वारा आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। WPI के 4 प्रकार होते हैं, जबकि CPI के 3 प्रकार होते हैं। WPI के पहले प्रकार में प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा 16, विनियमित वस्तुएं 564 व मुख्य वस्तुएं 697 आती हैं। जबकि इसके 3 प्रकार CPI ग्रामीण, CPI शहरी और CPI ग्रामीण प्लस शहरी होते हैं। पूरे भारत के लिए एक ही WPI की गणना की जाती है, क्षेत्रीय WPI की गणना नहीं की जाती। जबकि CPI देश के 7 राज्यों और UT के लिए भी जारी किया जाता है, अर्थात क्षेत्रीय CPI भी ये होता है। WPI केवल वस्तुएं शामिल करता है, जबकि CPI वस्तुएं व सेवाएं दोनों को शामिल करता है। WPI खाद्य पदार्थों का भार बहुत कम है, 20% के लगभग, जबकि CPI खाद्य पदार्थों का भार बहुत अधिक है, लगभग 45%। इसका आधार वर्ष WPI का 2011-12 है, जबकि CPI का आधार वर्ष भी 2011-12 ही है। 2014 तक WPI का मुख्य सूचकांक हर महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है, जबकि CPI का मुख्य सूचकांक हर महीने के 12वें दिन ज्ञात की जाती है। एक अन्य CPI श्रम मंत्रालय के द्वारा भी जारी की जाती है। यह श्रमिकों के दृष्टिकोण से जारी की जाती है। इसे CPI बाय लेबर ब्यूरो हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण एक शहरी। ग्रामीण का आधार वर्ष 1986-87 है, जिसमें हम 2 भागों में उसको भी बांटते हैं, जैसे कहते हैं CPI का कृषि मजदूर या IPI का ग्रामीण मजदूर। अब बात करते हैं शहरी
सीपीआई की, जिसे हम सीपीआई औद्योगिक कामगार के रूप में बांटते हैं। आइए बात करते हैं उत्पादन मूल्य सूचकांक की। जब मुद्रास्फीति की गणना उत्पादन के दृष्टिकोण से की जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाएं दोनों को भी शामिल किया जाता है। इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है, भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसके आधार और प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि मुद्रास्फीति का मूल्य पिछले वर्ष की कीमतों से प्रभावित होता है, जिसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यदि पिछले वर्ष कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, तब वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति कम दिखाई देगी। यदि पिछले वर्ष कीमतों में अत्यधिक कमी हुई थी, तब वर्तमान वर्ष में उच्च मुद्रास्फीति दिखाई देगी। इस प्रभाव को हम आधार प्रभाव कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव। सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव। इससे उत्पादकों को लाभ होता है, निवेश में वृद्धि हो जाती है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते हैं तथा जीडीपी में वृद्धि होती है। इसी के साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ऋण देने वालों को नुकसान होता है तथा लेने वालों को लाभ होता है। इससे बैंक में बचत करने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है, क्योंकि प्रभावी जो ब्याज दर है वो ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को हटा दिया जाता है। मुद्रास्फीति के कारण जमाकर्ता बैंक से अपनी जमाएं निकालने लगते हैं तथा अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, जिससे उनका जोखिम बढ़ जाता है। बैंक की जमाएं कम होने से बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण कम हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित होता है। बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं, जिससे बैंक की लागत बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। काला बाजारी की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव गरीब लोगों पर होता है, क्योंकि उनके लिए आजीविका की लागत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का महंगाई भत्ता डीए नहीं दिया जाता, इसलिए मुद्रास्फीति का उन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। औपचारिक कर्मचारियों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है, परंतु वास्तविक आय नहीं बढ़ती। इससे जो लोग पहले आयकर के दायरे से बाहर थे, वे आयकर के दायरे में आना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को हम फिस्कल ड्रैग के नाम से जानते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि होती है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है। इससे आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात कम होने लगते हैं। इसके कारण चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है। अगर हम नोट करें तो राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा संयुक्त रूप से ट्विन डेफिसिट कहलाता है। यदि लंबे समय तक उच्च मुद्रास्फीति बनी रहे, तब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसके आगे के नकारात्मक प्रभावों में आता है कि अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो जाती है और विदेश निवेश में भी कमी आने लगती है। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसमें हम बात करते हैं पहले मौद्रिक उपाय की। यह उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। इसके लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है राजकोषीय उपाय। यह उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपूर्ति को बढ़ाना। विदेशों से आयात बढ़ाए जाते हैं, जैसे रूस से कच्चे तेल का आयात। निर्यातों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे गेहूं और चीनी के निर्यात को नियंत्रित किया गया। तीसरा, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत। चौथा, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को भी आमंत्रित किया जाता है। पांचवा, सरकारी कालाबाजारी के विरुद्ध कार्यवाही करती है। इसके लिए आवश्यक वस्तुएं अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। छठा, भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाता है। सातवां, परिवहन के साधनों को विकसित किया जाता है। अगला है मांग में कमी या मांग का नियंत्रण। सरकारी खर्च को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है। काले धन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। सरकार घाटे का मौद्रीकरण नहीं करती है, अर्थात नए करेंसी नोट नहीं छापे जाते। अगला है प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। इसके तहत सरकार सीधे कीमतों को कम करने का प्रयास करती है। गरीब तथा वंचित के लिए सब्सिडी का प्रावधान करती है। सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष करों को कम किया जाता है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, जिसमें हमने पढ़ा मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में, मुद्रास्फीति की गणना के बारे में, और हमने पढ़ा इसके आधार या प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, मुद्रास्फीति के क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।
दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा आपूर्ति, वित्तीय संस्थान, एनपीए के बारे में। और इसी के साथ हम इसमें आगे और भी टॉपिक्स पर पॉडकास्ट बनाएंगे। आप इसी तरीके से ये पॉडकास्ट को सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, इसको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बनाने का मन करता है। और अगर आपको ये इतना अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। और मैं आपका पॉडकास्ट सुनने के लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।